हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे और अपने जीवन में और भी ज्यादा बेहतर कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अप्लाइड केमिस्ट्री। अप्लाइड केमिस्ट्री में हमारा चल रहा था पहला यूनिट, जो कि था आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर के पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था आपको रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। जिस भी स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारा ये वीडियो नहीं देखा है, जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप सभी जो है हमारे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल को आप जो है देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं आप सभी के साथ में बोर के परमाणु मॉडल के बारे में। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में। बोर के परमाणु मॉडल के बेस पे इन्होंने जो अपना हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम दिया, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करेंगे। फिर तीसरा टॉपिक इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और आपको ध्यान देना है, एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी एंड रेडियस टू बी ओमिटेड, यानी कि आपको जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आपका जो एनर्जी का एक्सप्रेशन है, यानी कि एनर्जी का डेरिवेशन, आपको फार्मूला का डेरिवेशन आपको छोड़ देना है। इसके साथ साथ रेडियस का भी फार्मूला का डेरिवेशन आपको छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पे आपके सिलेबस में सीधे सीधे लिखा गया है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था थॉमसन का परमाणु मॉडल और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल मैंने आपको बताया था। इन दोनों के मॉडल में आपका कुछ ना कुछ कमी था। कमी मैंने आपको बताया था रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कौन कौन सी कमी थी, तो मैंने आपको बताया था रदरफोर्ड ने आपके जो है इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था के बारे में कुछ नहीं बताया। इसके साथ साथ उन्होंने परमाणु के अस्थायित्व के बारे में भी कुछ भी बात नहीं किया, इसलिए रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल था वह जो है अधूरा माना गया। ठीक है, इन दोनों मॉडल थॉमसन के परमाणु मॉडल और रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए इन्होंने जो है नील्स बोर के द्वारा 1913 ईस्वी में एक अपना इन्होंने खुद का एक नया मॉडल प्रस्तुत किया। उसी मॉडल को आज हम जो है नील्स बोर यानी कि बोर के परमाणु मॉडल के नाम में जानते हैं। ठीक है, तो क्या क्या चीजें मैंने आपको बताया। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि थॉमसन का परमाणु मॉडल और रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल कई सवालों का जवाब देने में विफल रहा, असफल रहा। इस वजह से क्या हुआ कि सन 1913 ईस्वी में बोर साहब ने क्या किया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की रेखाओं का व्याख्या करने हेतु प्लांक के सिद्धांत पे इन्होंने खुद का अपना परमाणु संरचना मॉडल जो है प्रस्तुत किया। और इसी मॉडल को हम किस नाम से जानते हैं, तो आप प्रोफेसर बोर के परमाणु मॉडल के रूप में जानते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। अब इन्होंने जो अपना मॉडल प्रस्तुत किया वह जो है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का अपडेटेड वर्जन था। अपडेटेड वर्जन का मतलब क्या है कि इन्होंने जो है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जो भी कमियां थी उस कमी को दूर करते हुए इन्होंने जो है अपना मॉडल प्रस्तुत किया। ठीक है, कैसा था, तो आपको से अपडेटेड वर्जन था इनका मॉडल। अब इन्होंने अपने मॉडल में क्या क्या चीजें बताया, देखो सबसे पहले रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल आपको याद होना चाहिए। रदरफोर्ड ने क्या बताया था, रदरफोर्ड ने ये बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह नाभिक के चारों ओर गति करते रहते हैं। नाभिक के चारों ओर क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। लेकिन उसी टाइम पे मैक्सवेल का सिद्धांत आया था कि अगर कोई कण गतिशील है तो गतिशील होते हुए वह जो है एनर्जी रेडिएशन का क्या करेगा, इमिशन करेगा, जिस कारण से उसका एक टाइम पे उसका जो एनर्जी है वो खत्म हो जाएगा। खत्म होने के बाद जो है वो पदार्थ नाभिक में गिर जाएगा। इसके बारे में रदरफोर्ड ने कुछ नहीं कहा। तो इसी के बारे में इन्होंने सबसे पहला पॉइंट बोर साहब ने अपना रखा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह नाभिक के चारों ओर एक निश्चित पथ पे चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन वह किसी भी प्रकार का एनर्जी रेडिएशन का जो है रेडिएशन एनर्जी का जो किसी प्रकार का एमिशन जो है नहीं करते हैं, यानी कि ऊर्जा का उत्सर्जन जो है नहीं करते हैं। इसीलिए जो है वह जो इलेक्ट्रॉन होगा वह नाभिक के अंदर जो है गिरेगा नहीं। क्यों नहीं गिरेगा, क्योंकि जो ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं कर रहा। जब ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं कर रहा तो उसके अंदर ऊर्जा खत्म नहीं होगा, और जब खत्म नहीं होगा तो वह जो है नाभिक में गिरेगा नहीं। ध्यान से समझना। मान के चलो ये आपका एटम का न्यूक्लियस है। कौन सा न्यूक्लियस है भाई, ये आपका एटम का न्यूक्लियस है, यानी कि नाभिक है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। किस वे में, देखो ये आपका नाभिक है। नाभिक के चारों ओर आपका जो इलेक्ट्रॉन है वह जो है चक्कर लगा रहा है। ये इलेक्ट्रॉन है आपका, मान के चलो चक्कर लगा रहा है। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है या किसी प्रकार का एनर्जी का एमिशन नहीं करेगा, ऊर्जा को उत्सर्जन नहीं करेगा। जब ऊर्जा को उत्सर्जन नहीं करेगा तो यह नाभिक के अंदर गिरेगा नहीं। इसके अलावा इन्होंने और कौन सी बातें बोली, इसके अलावा इन्होंने ये बातें बोली कि प्रत्येक कक्षा की एक निश्चित ऊर्जा होती है। मान लो ये वाली कक्षा है, ठीक है, ये वाली ऑर्बिट है, ये वाली ऑर्बिट है। इन दोनों ऑर्बिट की अपने आप में क्या होगी, एक निश्चित एनर्जी होगी, एक फिक्स्ड एनर्जी होती है। क्या बोला इन्होंने, प्रत्येक कक्षा की एक फिक्स्ड एनर्जी होती है, और यह जो एनर्जी होगी इसी एनर्जी को इन्होंने क्या बोल दिया, ऊर्जा कक्ष बोल दिया। क्या बोल दिया इन्होंने, और इसे ही इन्होंने बोल दिया एनर्जी ऑर्बिट। क्या बोला इन्होंने, इसे इन्होंने एनर्जी ऑर्बिट बोल दिया। इसके अलावा इन्होंने और क्या किया, ये जो सारे कक्ष हैं, ये जो कक्ष हैं, इसका इन्होंने नामकरण कर दिया। किस प्रकार से नामकरण किया, ध्यान से समझना। ये आपका नाभिक है,
नाभिक के जस्ट बाद वाला, नाभिक के जस्ट बाद वाले कक्ष को इन्होंने नाम दे दिया के, क्या बोल दिया के, फिर उसके बाद वाले का एल, उसके बाद वाले का एम, फिर उसके बाद वाले का एन, फिर उसके बाद वाले का ओ, पी, क्यू, आर, इसी प्रकार से जो है सो ऑन जो है आपका होता जाएगा। इसके अलावा इन्होंने बोला कि आप इन सबसे नाभिक के 5 वाले कक्षों यानी कि के वाला जो ऑर्बिट है उसे आप एक भी कह सकते हो, 1 नंबर का ऑर्बिट है। इसके अलावा जो एल वाला ऑर्बिट है उसे 2 नंबर का ऑर्बिट कह सकते हैं, एम वाला ऑर्बिट है इसे 3 नंबर का ऑर्बिट कह सकते हैं, एन वाले को 4 नंबर का ऑर्बिट कह सकते हैं। यानी कि सिंपल से इन्होंने ये बोला कि जो एनर्जी ऑर्बिट्स होते हैं हम उसको के, एल, एम, एन डॉट 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 यानी कि सो ऑन उसी प्रकार से 1 2 3 4 डॉट डॉट सो ऑन से प्रदर्शित कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। इतना इन्होंने बोला। फिर उसके बाद इन्होंने एक पॉइंट और बताया। क्या बताया इन्होंने ये बताया सिंपल सा कि ये जो ऑर्बिट है, ये जो एनर्जी ऑर्बिट है, इस एनर्जी ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होंगे, उन सभी की एनर्जी कैसी होगी, सेम होगी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मान के चलो ये आपका के वाला ऑर्बिट है, इस वाले ऑर्बिट में मान के चलो ये 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तो पहले वाले इलेक्ट्रॉन दूसरे वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसकी एनर्जी कैसी रहेगी, सेम रहेगी। मान के चलो एक हाइड्रोजन एटम ले लेते हैं, हाइड्रोजन एटम के लिए जो इलेक्ट्रॉन है के कोष का, उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होती है, तो आपको सर 13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। ठीक है, कितना होता है, 13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। अब ध्यान से समझो, ये जो इलेक्ट्रॉन नंबर 1 इलेक्ट्रॉन नंबर 2 इन दोनों की जो एनर्जी रहेगी कितना रहेगा, तो आपको सर 13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रहने वाला है। क्लियर। दूसरा बात करते हैं, अब मान के चलो जो एल वाला कोष है, एल वाला जो एनर्जी ऑर्बिट है, इसमें इलेक्ट्रॉन ये घूम रहे हैं, मान के चलो ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अब इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे उनकी एनर्जी सेम रहेगी। मान के चलो हाइड्रोजन एटम के लिए जो एनर्जी लेवल होता है एल कोष के लिए कितना है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन, सबके एनर्जी आपस में कितने रहेंगे, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही रहने वाले हैं। न इसका ज्यादा होगा न इसका कम। लेकिन हाँ, अब देखो ग्रीन कलर से, यानी कि के वाले कोष में जितने इलेक्ट्रॉन हैं, एल वाले कोष में जितने इलेक्ट्रॉन हैं, इन दोनों की एनर्जी डिफरेंस रहेगी, इन दोनों की एनर्जी डिफरेंस रहेगा। सेम कोष में जितने भी इलेक्ट्रॉन है एनर्जी सेम, डिफरेंट कोष की अगर हम बात करेंगे एनर्जी डिफरेंस हो सकता है। क्लियर, समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, किसी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कैसी होगी, तो मैंने आपको बता दिया समान रहने वाला है, आप सभी को याद रखना है चीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने क्या बोला, नेक्स्ट बात इन्होंने ये बोला कि जो नाभिक के सबसे पास वाली कक्षा है, नाभिक के सबसे पास वाली कक्षा का नाम बताओ। तो आपको सर अभी तो आपने बताया था के बोल सकते हैं या फिर 1 बोल सकते हैं या फिर कक्षा ऑर्बिट संख्या 1 बोल सकते हैं। तो जो नाभिक के सबसे पास वाली कोष है, नाभिक के सबसे पास वाली ऑर्बिट है, उसका एनर्जी लेवल कैसा होगा, कम रहेगा। उसका एनर्जी लेवल की अगर बात करें तो उसकी जो एनर्जी लेवल कैसा रहेगा, एनर्जी लेवल ENERGY एनर्जी लेवल, इसका एनर्जी लेवल कैसा रहेगा, तो आपको सर लो रहेगा। लेकिन जैसे जैसे इस कोष से आप आगे की तरफ बढ़ते रहोगे, जैसे जैसे आप नाभिक से दूर होते जाओगे, नाभिक से दूर होने के बाद एनर्जी कैसी रहेगी, तो आपकी एनर्जी जो है धीरे धीरे हाई होती चली जाएगी, यानी कि बढ़ती चली जाएगी। इन्होंने क्या बोला, नाभिक के सबसे पास वाली कक्षा में सबसे कम ऊर्जा और नाभिक के सबसे दूर वाली कक्षा में सबसे अधिक ऊर्जा जो है होती है। यही चीज इन्होंने अपने पोस्टुलेट में बोला। ठीक है, चलिए पोस्टुलेट में बोला इन्होंने। चलिए नेक्स्ट इन्होंने क्या बोला, नेक्स्ट इन्होंने बोला जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन या फिर अवशोषण करके दूसरे कक्ष में भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। ध्यान समझना, मान के चलो ये आपका नाभिक है, ये आपका क्या है, तो आपको सर ये हमारा नाभिक हो गया, यानी कि एटम का न्यूक्लियस हो गया। अब इस न्यूक्लियस का मैंने आपको बताया था ये के कोष हो गया, ये के कोष हो गया, ये आपका एल हो गया, ये आपका एम कोष हो गया। ठीक है, के कोष में हम इलेक्ट्रॉन घुमा देते हैं भाई, ये मान के चलो 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, एल कोष में इलेक्ट्रॉन घुमा देते हैं, ये मान के चलो ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है 1 2 3 4, ठीक है, कितना भी नहीं घुमा सकते। ठीक है, इसका अभी भी रूल होता है, ऐसा नहीं कितना भी घुमा दो। ठीक है, मान के चलो मैंने इलेक्ट्रॉन घुमाया, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर काट रहे हैं। अब इन्होंने क्या बोला कि जो मान लो के वाला इलेक्ट्रॉन है वह आसपास से, आपको पता है एनर्जी फोटॉन के फॉर्म में होती है, तो वह आसपास से क्या करेगा, वह आसपास से एनर्जी लेकर के वह जो है दूसरी कोष में भी जा सकता है, यहां भी जा सकता है, या फिर जो है इस कोष में भी प्रवेश कर सकता है। एनर्जी लेकर के, एनर्जी ऑब्जॉर्व करके दूसरे कोष में जा सकता है, या फिर एम कोष वाला, एम कोष में अगर मान लो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, एम कोष में मान के चलो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वह अपना एनर्जी क्या करके, वह अपना एनर्जी रिलीज करके यानी कि एनर्जी का एमिशन करके वह जो है के कोष में भी जा सकता है। तो सिंपल सा इनका कहने का मतलब ये था कि जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वह अपना एनर्जी का एब्जॉर्प्शन करके या फिर एनर्जी का एमिशन करके वह एक दूसरे की कोष में आ जा सकते हैं। सर कब हम किसको एनर्जी का एमिशन कहेंगे, कब हम एब्जॉर्प्शन कहेंगे, तो ध्यान समझना,
जब इलेक्ट्रॉन क्या करे, तो आपको सर जब इलेक्ट्रॉन ये k कोष से m कोष की ओर बढ़ रहा है, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर जा रहा हो, जब इलेक्ट्रॉन अपने एनर्जी लेवल से यानी कि नाभिक से दूर जा रहा हो, इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है वह जो है क्या कर रहा है, तो आपको सर जो इलेक्ट्रॉन है वह एब्जॉर्प्शन कर रहा है, एनर्जी का क्या कर रहा है, एब्जॉर्प्शन करके जो है दूसरे लेवल में जा रहा है। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन लो लेवल से हाई लेवल, ये आपका लो लेवल है, ये आपका हाई लेवल है, जब इलेक्ट्रॉन लो लेवल से हाई लेवल की ओर जा रहा हो, तो इसका मतलब ये है कि उसने एनर्जी का एब्जॉर्प्शन किया है, उसके अंदर एनर्जी आ गया है, एनर्जी आते ही वह जो है भाग रहा है बाहर की ओर। ठीक है, जैसे आपके घर वाले छूट दे देते हैं ज्यादा ना, तो आप भागने लग जाते हो, है उसी प्रकार समझ लो। अब मान लो जब इलेक्ट्रॉन हाई लेवल ऑर्बिट से लो लेवल ऑर्बिट की ओर जाता है, तो वह एनर्जी का एमिशन कर रहा होता है, उत्सर्जन कर रहा होता है। ठीक है, क्या करेगा, वह एनर्जी का क्या करेगा, उत्सर्जन कर रहा होता है। आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन लो लेवल से हाई लेवल की ओर जाएगा, तो क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्प्शन कर रहा होता है। और जब इलेक्ट्रॉन हाई लेवल से लो लेवल की ओर आ रहा होगा, तो वह एनर्जी का क्या कर रहा होगा, तो सर वह एनर्जी का एमिशन कर रहा होगा। तो ध्यान समझना, जब वह नाभिक से दूर जा रहा हो, तो क्या कर रहा है वह, तो सर एनर्जी का एब्जॉर्प्शन कर रहा है, एनर्जी का एब्जॉर्प्शन, एनर्जी एब्जॉर्ब। ठीक है, एनर्जी एब्जॉर्ब करके वह कहां जा रहा है, बाहर की ओर चला गया। और जब इलेक्ट्रॉन लो लेवल से यानी कि नाभिक की ओर जा रहा हो, इसका मतलब यह है कि इसने एनर्जी का क्या किया, इसने एनर्जी का एमिशन किया। क्या किया इसने एनर्जी का एमिशन किया, यानी कि इसने एनर्जी का उत्सर्जन किया। एमिशन यानी कि इसने ऊर्जा का क्या दिया, इसने ऊर्जा का उत्सर्जन किया, और इसने ऊर्जा का क्या किया, अवशोषण करके यह जो है दूसरी जगह जो है दूसरे लेवल में भाग गया। समझ में आ गया होगा। आई होप बहुत ही अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, पूरी टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं इनके दूसरे पोस्टुलेट की, यानी कि दूसरी अभिधारणा इनकी क्या थी। इन्होंने ये बोला कि दो ऊर्जा स्तर के बीच, ध्यान समझना, दो ऊर्जा, मान लो फिर से वही समझना चीजें, फिर से आपको सारी चीजें बना करके बता रहा हूं, आपको अच्छे समझ में आएगा। ये आपका एनर्जी लेवल 1 है, ये आपका एनर्जी लेवल 1 है, ठीक है 1 है, और ये आपका एनर्जी लेवल 2 है, यानी कि आप इसे बोल रहे हो के और इसे बोल रहे हो आप एल। ठीक है, ये आपका दो एनर्जी लेवल है। अब ध्यान समझना, इन्होंने क्या बोला कि दो एनर्जी लेवल के बीच अवशोषित या फिर उत्सर्जित ऊर्जा, अवशोषित या फिर उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा दोनों ऊर्जा स्तर के अंतर के बराबर होती है। यानी कि इन्होंने सिंपल सा ये बोला कि डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। क्या बोला, डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1, और इसी का निर्धारण जो है प्लांक के समीकरण द्वारा किया जाता है। इसका निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, तो सर प्लांक के समीकरण द्वारा किया जाता है। यानी कि आप सिंपल सा बोल सकते हो h न्यू। क्या बोल सकते हो आप, सिंपल सा बोल सकते हो h न्यू। अब यहाँ पे डेल्टा E क्या है, अगर आपसे पूछ लिया जाएगा ना, वेयर यानी कि जहां, डेल्टा E इज इक्वल टू क्या है, आपसे पूछ लिया जाएगा h इज इक्वल टू क्या है, ठीक है h इज इक्वल टू क्या है, या फिर आपसे पूछ लिया जाए न्यू इज इक्वल टू क्या है, तो आप जल्दी से बता दो मुझे। तो डेल्टा E का मतलब सिंपल सा है यहाँ पे एनर्जी, डेल्टा E का सिंपल सा मतलब क्या है यहाँ पे एनर्जी। कौन सी एनर्जी, या तो अवशोषित एनर्जी, या तो एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, या फिर एमिटेड एनर्जी यानी कि उत्सर्जित एनर्जी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एनर्जी एमिटेड या फिर एब्जॉर्ब्ड, एमिटेड या फिर एब्जॉर्ब्ड, ABSORBD एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे H क्या है, तो H यहाँ पे है प्लांक्स कांस्टेंट। H क्या है आपको सर, H यहाँ पे है प्लांक्स कांस्टेंट है सर, कांस्टेंट यहाँ पे H क्या है, तो आपको सर H जो है यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब यहाँ पे न्यू क्या है, तो आपको सर न्यू यहाँ पे है फ्रीक्वेंसी ऑफ, क्या कहोगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्या कहोगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे को ही हम क्या कहते हैं यहाँ पे, न्यू कहते हैं। अब कौन सी फ्रीक्वेंसी हो सकती है, या तो एब्जॉर्ब हो सकती है या तो एमिटेड हो सकती है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हो, फ्रीक्वेंसी FREQUENCY, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे। कौन सी रे हो सकती है, या तो एब्जॉर्ब हो सकती है, या फिर आप कह सकते हो सर ये जो एनर्जी होगी वह एमिटेड रे भी हो सकती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि दो ऊर्जा स्तरों के मध्य अवशोषित या फिर उत्सर्जित होने वाली ऊर्जा वह दोनों उस ऊर्जा स्तरों के अंतर के जो है बराबर, अंतर
यानी कि डिफरेंस के बराबर होता है। डेल्टा इज इक्वल टू E2 माइनस E1 इज इक्वल टू एच न्यू। एच न्यू यहाँ पे क्या है, तो अपोजिट प्लांक का समीकरण है। एच क्या है यहाँ पे, तो अपोजिट प्लांक कांस्टेंट है, और न्यू यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे, और डेल्टा ये क्या है, तो अपोजिट एनर्जी एमिटेड या फिर एब्जॉर्ब्ड एनर्जी। ठीक है, E2 क्या है यहाँ पे, तो अपोजिट दूसरे सेल का एनर्जी है। E2 को आप इस प्रकार से लिख सकते हो, E2 यानी कि दूसरे सेल का एनर्जी, और E1 का मतलब यहाँ पे है यानी कि पहले सेल का एनर्जी। ठीक है, सिंपल आपको समझ में आ गया होगा। E2 क्या है, तो आपको सर E2 यहाँ पे दूसरे सेल की एनर्जी, और E1 यहाँ पे है सर पहले सेल की एनर्जी। आई होप आपको यहाँ पे सारी की सारी चीजें जो है, यहाँ पे सारी की सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं आगे। अच्छा, एक चीज और बताना भूल गया मैं आपको। क्या बताना भूल गया, ये जो प्लांक कांस्टेंट है, ये जो प्लांक कांस्टेंट होता है, इसकी जो है कुछ वैल्यू होती है। जल्दी से बता दो इसकी वैल्यू कितनी होती है। सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग मुझे बताएंगे कि प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है। कितनी बताओगे, तो आपको सर H इज इक्वल टू होता है 6.626। ऐसे कुछ होता है क्या, ऐसे ही कुछ होता है क्या, जल्दी से बताओ सभी लोग बताओ। H इज इक्वल टू क्या होता है आपको सर 6.626 626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकंड होता है। जूल सेकंड आपका यहाँ पे होता है। आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये तो आपका था बोर का सेकंड पोस्टुलेट, यानी कि बोर का दूसरा अभिधारणा। चलिए अब तीसरे अभिधारणा की बात करते हैं। तीसरा इन्होंने क्या बोला, तीसरा इन्होंने सिंपल सा ये बताया कि परमाणु ऐसा नहीं है कि परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होंगे कहीं भी एक चक्कर लगाते हुए आपको मिल जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वह आपको निश्चित जगह पे ही चक्कर लगाते हुए मिलेंगे। अब सर कहां पे परमाणु में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हुए मिलेंगे, ध्यान समझना। इन्होंने क्या बोला कि जो परमाणु के इलेक्ट्रॉन है, ऐसा नहीं कि वो कहीं भी आपको चक्कर लगाते हुए मिल जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो कहां पे मिलेंगे सर, चलिए ध्यान से सुनते हैं। सबसे पहले मैं आपका एक एटम बना देता हूं, एक एटम बना देता हूं भाई, एटम। ठीक है, एटम बम वाला एटम नहीं, परमाणु वाला एटम है। ठीक है, चलिए एक एटम बना दिया। एटम के बीच में आपका एटम के बीच में आपका न्यूक्लियस हो गया छोटा सा, और इस न्यूक्लियस के बाद हम बना देते हैं, इस न्यूक्लियस के बाद हमने बना दिया इसके ऑर्बिट्स को, एटम के ऑर्बिट्स को बना देते हैं। चलो भाई जल्दी जल्दी बन जाओ। ये बन गया आपका ऑर्बिट, ये आपका बन गया ऑर्बिट, ये आपका बन गया ऑर्बिट बन गया। अब ये क्या है बीच में भाई, तो आपको सर बीच में तो न्यूक्लियस दिख रहा है, बीच में आपका न्यूक्लियस हो गया। फिर इसके आगे पीछे वाला इसका नामकरण करो, तो ये पहला कक्ष, दूसरा कक्ष, तीसरा कक्ष, और आपका ये चौथा कक्ष। ठीक है, ये आपका कौन सा हो गया, आपको K हो गया, L हो गया, M हो गया, और ये आपका हो गया N। अब इन्होंने क्या बोला, सिंपल सी बात को समझना। इन्होंने ये बोला कि परमाणु इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में घूमते हैं, सभी कक्षाओं में ऐसे घूमते हुए नहीं दिख जाएंगे, यानी कि एटम के सभी जगह आपको घूमते हुए नहीं दिख जाएंगे आपके इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सिर्फ आपको वही दिखेंगे, सिर्फ उसी ऑर्बिट्स में आपको घूमते हुए दिखेंगे जिनमें उनका कोणीय संवेग, जिनमें उनका एंगुलर मोमेंटम जो होता है वह h/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। क्या बोला इन्होंने, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी कक्षाओं में घूमते हुए दिखेंगे जिसमें उसका जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होगा वह कितना होगा, तो आपको सर h/2 पाई का पूर्ण गुणज होगा, उसी में जो है आपके इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाते हुए आपको दिखेंगे। फॉर एग्जांपल मान के चलो ये आपका क्या है, तो आपको सर ये इलेक्ट्रॉन का नाभिक हो गया। ठीक है, नाभिक हो गया। मान लो ये आपका यहां से मान के चलो, ये वाली जो दूरी है, मैं मान के चल रहा हूँ M कक्षा के लिए। ठीक है, यहां से ये जो दूरी है मान के चलो R है, इसके जो रेडियस जो इसका है R रेडियस है। क्या है इसका रेडियस, R है। अब ये आपका इलेक्ट्रॉन है, मान के चलो इसका जो दूरी है इलेक्ट्रॉन से जो इसका रेडियस जो है, इसका त्रिज्या कितना है, तो आपको सर R त्रिज्या है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी होगा, इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, आप सभी को बिल्कुल याद रखना है। अब मान लो इसका जो मोमेंटम है, इसका मोमेंटम कुछ इस तरीके से दिखा देता हूं, यह जो है इस प्रकार से गति कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार से आप जो है इस दिशा में, इस डायरेक्शन में जो है गति कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का संवेग हो जाएगा। ध्यान समझना, मैंने क्या मान लिया, मैंने मान लिया जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है, यदि इलेक्ट्रॉन का जो मास मान लिया मैंने, इलेक्ट्रॉन का मास की जगह में लिख देता हूं शुद्ध द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मान लिया मैंने M, और ये जो आपका त्रिज्या मान लिया मैंने, मान लो परमाणु की जो त्रिज्या मान लिया। ठीक है, त्रिज्या मैंने कितना मान लिया परमाणु का, तो आपको सर आपने मान लिया R, त्रिज्या कितना मान लिया, रेडियस R मान लिया। ठीक है, और वह v संवेग से, v, ठीक है, इसका मान लो संवेग कितना मान लिया, मान लो v संवेग से जो है गति कर रहा है। इसका मोमेंटम कितना है, इसका संवेग मान लिया मैंने v। ठीक है, इसका गति जो मान लिया मैंने v मान लिया, v वेग से जो है गति कर रहा है।
ठीक है। तो इसका जो गुणज होगा यानी कि जिनमें उसका कोणीय वेग, इलेक्ट्रॉन केवल उसी कक्षा में गति करते हुए आपको दिखेंगे जिसका जो कोणीय वेग होगा, जिसका जो कोणीय संवेग हो, सॉरी कोणीय संवेग जो होगा वह किसके बराबर होगा, वह आपका h/2 पाई का पूर्ण गुणज होगा। यानी कि जो आपका बोर था, बोर के नियम के अनुसार क्या होगा, बोर के नियमानुसार लिखना यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेना, बोर के नियमानुसार, बोर लिख दूं या फिर बोहर लिखूं, बोर के नियमानुसार, अकॉर्डिंग टू द बोर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द बोर इन्होंने क्या बोला, इन्होंने सिंपल सा बोला कि यदि m द्रव्यमान का इलेक्ट्रॉन हो, r उसकी त्रिज्या, कक्षा की त्रिज्या r हो और v वेग से वह घूम रहा हो, तो जो उसका इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होगा वह mvr होगा। क्या होगा, mvr, यानी कि बोर के अनुसार mvr इज इक्वल टू क्या है, तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा n इंटू, यहाँ पे लिखना, ये हो जाएगा n इंटू h/2 पाई का पूर्ण गुणज। अब यहाँ पे ध्यान समझना, m आपका इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हो गया, v आपका वेग हो गया, r हो गया जो है कक्षा की त्रिज्या, r जो है उसकी हो गया कक्षा की त्रिज्या, ऑर्बिट की त्रिज्या हो गई, ऑर्बिट की रेडियस हो गया। अब यहाँ पे h क्या है, तो आपको पता है h यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पे n क्या है, तो n है नंबर ऑफ ऑर्बिट। n क्या है यहाँ पे, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट, n इज इक्वल टू क्या है, तो आपको सर n इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट है। यानी कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी कक्षा में घूमेगा जिसका, मान लो किस कक्षा में घूमेगा, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी कक्षा में घूमेगा जहां पे हो सकता है 1 पहली कक्षा, मान लो h/2 पाई में घूम सकता है, 2h/2 पाई में घूम सकता है, ठीक है, पाई पाई से कैंसिल, यानी कि h/पाई में घूम सकता है, या फिर 3h/2 पाई में घूम सकता है, 4h/2 पाई में घूम सकता है। सिर्फ इलेक्ट्रॉन जो है इसी कक्षा में घूम सकता है, इसके अलावा किसी और कक्षा में इलेक्ट्रॉन नहीं आपको घूमता हुआ दिखाई देगा। यही जो है बोर का थर्ड पोस्टुलेट था। आई होप आपको सारी की सारी चीजें क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है भाई, आपको सारी की सारी चीजें जो है यहाँ पे आपको क्लियर हो जानी चाहिए। मान के चलो, मान लो इलेक्ट्रॉन पहली कक्षा में घूम रहा है, ठीक है, पहली कक्षा में घूम रहा है, पहली कक्षा में घूम रहा है, इसका मैंने आपको बता दी कौन सी कक्षा में घूमेगा, पहली कक्षा में घूम रहा है। अब इलेक्ट्रॉन जिस भी कक्षा में घूमता है उसका जो है कुछ ना कुछ, मैंने आपको बताया था एनर्जी समान होती है। मान लो पहली कक्षा की जो एनर्जी है फर्स्ट, यानी कि n इज इक्वल टू एनर्जी कितनी है, 1 इज इक्वल टू एनर्जी आपको जब देखोगे तो पहली कक्षा में आपको हो जाता है 13.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। दूसरी कक्षा के लिए आपका हो जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इस प्रकार से जो है हाइड्रोजन एटम के लिए जो है एनर्जी लेवल होता है। यानी कि एनर्जी देखो जैसे जैसे आप जो है आगे की तरफ बढ़ते जाओगे उसका एनर्जी जो है धीरे धीरे देखो बढ़ता हुआ चला जाएगा। आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पे क्लियर होती हुई समझ में आ रहा होगा। चलिए सारी चीजें समझ में आ गया आपको। चलिए इसके बाद इन्होंने एक पॉइंट और बताया, इन्होंने ये बताया कि प्रत्येक कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वह 2n² होती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल से क्या है, दोबारा से मैं आपको एटम बना के दिखा रहा हूं। दोबारा से मान लो मैंने परमाणु बनाया, ये आपका बन गया दोबारा से परमाणु, ये आपका परमाणु बन गया, ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस बन गया। फिर उसके बाद से कक्षा बना देते हैं, थोड़ा सा छोटा छोटा करके 4 कक्षा बनाएंगे, 4, ठीक है। चार ऑर्बिट, 4 ऑर्बिट हम जो है यहाँ पे बना दिए। ये आपका कहाँ गया, कहाँ गया भाई, ये आपका हो गया न्यूक्लियस। अब हमने क्या बोला कि ये आपका ऑर्बिट के, ये आपका ऑर्बिट L, ये आपका ऑर्बिट M, ये आपका ऑर्बिट हो गया N, यानी कि हमने इसे बोल दिया 1 2 3 4। अब इसने क्या बोला, प्रत्येक कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वह होगी 2n²। 2n², इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, तो आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 2n², वेयर यानी कि जहां पे n इज इक्वल टू क्या है, तो आपको सर n इज इक्वल टू है नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट यहाँ पे होता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसका होगी, नंबर ऑफ ऑर्बिट के, यानी कि 2n² होती है। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे पहली कक्षा के लिए, तो आपको सर पहली कक्षा के लिए के कोष के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपसे पूछा जाए, के कोष के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपसे पूछा जाए, क्या समझना, के कोष के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जाए तो के की वैल्यू कितनी, 1 होती है। 2 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपको सर पहली कक्षा में यानी कि के कक्षा में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। दूसरी कक्षा में L इज इक्वल टू 2 रख देंगे यहाँ पे, 2 इंटू 2 का स्क्वायर यानी कि 2 दूना 4 दूना 8। दूसरी कक्षा में यानी कि L कक्षा में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तीसरी कक्षा में 2 इंटू 3 का स्क्वायर यानी कि 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9 दूना 18 यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं KLMN। 2 इंटू
4 का स्क्वायर यानी कि 4 चौक 16 दूना 32, यानी कि आपका इलेक्ट्रॉनों का क्रम हो जाएगा, यानी कि k कोष में, k ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, l ऑर्बिट मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन, m ऑर्बिट मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन और n ऑर्बिट में मैक्सिमम जो है तो 32 इलेक्ट्रॉन जो है हो सकते हैं। यह जो है बोर साहब ने सारी चीजें यहाँ पे पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दी उन्होंने। आई होप आपको सारे पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं बोर के परमाणु मॉडल के प्रमुख दोषों के बारे में। सारी चीजें उन्होंने आपको बताई, सारी चीजें मैंने आपको बता दी, सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आ रहा होगा सारी चीजें समझ में, वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर किया करो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। और अगर हमारे चैनल पे नए हो, आपको लगता है सर ने बहुत अच्छा समझाया, सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, जरूर से जरूर करना, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। और मोटिवेशन जैसे जैसे मैं मोटिवेट होऊंगा, आपको रेगुलर बेस पे मैं आपको क्लासेस जो है प्रोवाइड करूंगा। क्लियर। चलिए प्रमुख डिमेरिट्स की बात करता हूं, दोषों के बारे में बात करता हूं। अब ध्यान से समझना, इनके प्रमुख दोषों में सबसे पहला दोष ये निकल करके आता है, एक आप पढ़ोगे आगे चल के, अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको बढ़ाऊंगा, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यानी कि हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। ये जो बोर थ्योरी इन्होंने अपना थ्योरी दिया, वो हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत का उल्लंघन करता है, यानी कि उसको फॉलो नहीं करता है। कैसे फॉलो नहीं करता सर, आइए समझते हैं। देखो जो बोर साहब ने बताया, बोर साहब ने ये बताया कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन हम जानते हैं, इसके साथ साथ इन्होंने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन का संवेग है वो भी हम जानते हैं, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन भी जानते हैं, हम इलेक्ट्रॉन का संवेग भी जानते हैं, ये बोर साहब ने बता दिया। ठीक है, इन्होंने बोल दिया कि हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और संवेग का बिल्कुल सटीक तरीके से हम जो है याद कर सकते हैं। लेकिन अब वही हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की बात करें तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि कोई भी अगर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है, कोई भी अगर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है, तो उसकी अगर हमें उसकी स्थिति की बात करें, पोजीशन को अगर हम ध्यान से देखेंगे, पोजीशन को अगर हम सटीक निकालें तो उसके मोमेंटम को हम सटीक नहीं निकाल सकते, यानी कि उसके मोमेंटम में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाएगी, बिल्कुल एक्यूरेट मोमेंटम हम नहीं निकाल सकते। अगर हम किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की मोमेंटम को बिल्कुल सटीक तरीके से मापें, बिल्कुल सटीक तरीके से निकालें, तो हम उसके पोजीशन में जो है गड़बड़ी हो जाएगी, उसकी पोजीशन को बिल्कुल सटीक तरीके से माप नहीं सकते। ये चीज उन्होंने बोला था हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में। लेकिन इन्होंने क्या बोला बोर साहब ने सिंपल सा ये बोल दिया कि हम जो है इलेक्ट्रॉनों की एक ही समय में स्थिति भी निकाल सकते हैं और उसकी गति भी निकाल सकते हैं, यानी कि दोनों जो है हमें जो है पता है। लेकिन हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत यह कहता है कि हम या तो एक समय में उसकी पोजीशन के बारे में एक्यूरेट पता कर सकते हैं, या तो उसके जो है मोमेंटम के बारे में ही पता कर सकते हैं। क्लियर, आपको ध्यान रखना है, ये सारी की सारी चीजें जो है आपको याद रखनी है। अच्छा, बोर साहब ने कैसे बताया, हमें कैसे पता सर आपको? बोर साहब ने बताया था कि हमें जो है इसकी इलेक्ट्रॉन की स्थिति के बारे में, इलेक्ट्रॉन के संवेग के बारे में, दोनों के बारे में पता है। तो इसका एक फार्मूला है, फार्मूला मैं लिख करके लाया हूं, फार्मूला, ठीक है, फार्मूला मैं लिख करके आया हूं, ठीक है, तो उसको फार्मूला याद रखना। पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की स्थिति की अगर मैं बात करूं, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए फार्मूला बताया था, और इसके साथ साथ मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए भी इन्होंने फार्मूला बताया। क्या फार्मूला बताया? आओ देखो, इन्होंने सिंपल सा बोला कि इलेक्ट्रॉन की अगर पोजीशन आपको निकालना हो तो एक फार्मूला रखो। फार्मूला किस पे रखो? फार्मूला रखो, इन्होंने ये बोला कि अगर हमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन निकालनी है तो ये कर दो, Rn इज इक्वल टू आप ये निकाल सकते हो कि n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। क्या बोला इन्होंने बोला Rn इज इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई पाई m ZE स्क्वायर। क्या बोला? बाई पाई m ZE स्क्वायर। अगर इसकी वैल्यू रख दो तो हम जो है इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में बिल्कुल सटीक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का पोजीशन बिल्कुल सटीक ज्ञात कर सकते हैं। एक इसके द्वारा बताया गया, या बोर साहब के द्वारा बता दिया गया। इसके द्वारा बताया गया, बोर साहब के द्वारा बताया गया। अब वहीं पे मोमेंटम अगर हमें निकालना हो, मोमेंटम के लिए क्या फार्मूला इन्होंने बताया? मोमेंटम के लिए फार्मूला आप सभी को पता है, ये होता है इलेक्ट्रॉन, ये होता है mv। क्या होता है? mv लिख सकते हो आप, mv। m को वैसा ही रख दो, m को आपको क्या रखना है? m को सेम टू सेम वैसे ही रखना है। और इसके अलावा v की यहाँ पे आपको पुट करना है वैल्यू। v की यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? v की यहाँ पे आप जो है सिंपल सा वैल्यू पुट कर सकते हो। वैल्यू क्या पुट करोगे? आपको पुट करना है v की वैल्यू होती है ZE स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 2 आपका ZE स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डॉट n और h। इसके द्वारा हम जो है क्या कर सकते हैं? हम इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम जो है ज्ञात कर सकते हैं।
क्या ज्ञात कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम जो है हम निकाल सकते हैं सिंपल सी लैंग्वेज में। लेकिन हाइजेनबर्ग ने बोला कि यार एक समय में किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स है तो उसका हम जो है एक समय में या तो उसका पोजीशन के बारे में एक्यूरेट पता कर सकते हैं। अगर पोजीशन एक्यूरेट पता चलता है तो मोमेंटम एक्यूरेट पता नहीं चलेगा। यदि हम मोमेंटम एक्यूरेट पता करते हैं तो उसका पोजीशन एक्यूरेट हमें जो है पता नहीं चल सकता। ठीक है, क्लियर। चलिए दूसरा इसकी डीमेरिट्स क्या था बोर के परमाणु मॉडल का। दूसरा डीमेरिट सिंपल सा ये था कि बोर के परमाणु मॉडल में माइक्रोस्कोपिक या फिर हम बोल सकते हैं छोटे यानी कि हाइड्रोजन से छोटे आकार के परमाणु के लिए ही सही भविष्यवाणी की जा सकती है, लेकिन बड़े परमाणु के लिए उनका जो ये जो पूर्वानुमान था वह पूरी तरीके से गलत था। ध्यान समझना, बोर का जो ये मॉडल प्रस्तुत किया गया वो छोटे आकार के परमाणु जैसे कि आपका हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, हीलियम अगर अपना एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मान के चले किसके लिए सही हो सकता है, मान के चलो हाइड्रोजन के लिए सही है इनका, हीलियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, हीलियम के लिए सही हो सकता है हीलियम, ठीक है, बेरिलियम ने मान लो डबल प्लस हो गया, ठीक है, इसी प्रकार से जो है एक्सेप्टर, ठीक है, यानी कि छोटे आकार के परमाणु के लिए जो है बोर का परमाणु मॉडल सही था, बड़े आकार के परमाणु के लिए बोर का परमाणु मॉडल जो है सही नहीं था। क्लियर। नेक्स्ट डिमेरिट्स की बात करते हैं। नेक्स्ट डिमेरिट्स की बात ये करते हैं कि बोर ने जो बताया, बोर ने ये बताया कि मान लो कि अगर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जब आप पढ़ेंगे बोर का तो वहां पे आपको बताया गया कि अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन अपना ऊर्जा को सर्जन करके ऊर्जा का शोषण करके दूसरे कोष में जाता है और ऊर्जा को सर्जन करके नीचे वापस अपने कोष में वापस आता है तो क्या करेगा, वो एक प्रकार का स्पेक्ट्रम लाइन जो है बनाता है। क्या बनाता है, वो एक प्रकार का स्पेक्ट्रम लाइन कंटिन्यूअस लाइन जो बनाता है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि अगर उस लाइन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अगर उस लाइन से गुजरे, उस सीरीज से गुजरे तो क्या हो सकता है कि वो जो रेंज प्राप्त होगी वो कैसी रेंज प्राप्त होगी, वह डिस्क्रीट रेंज प्राप्त होगी, यानी कि असतत रेंज प्राप्त होगी। ठीक है, कैसी प्राप्त होगी, असतत रेंज प्राप्त होगी। यह जो है बोर साहब के द्वारा नहीं बताया गया। ठीक है, तो यह मॉडल जो है जीमन इफेक्ट का सही व्याख्या करने में असफल रहा और इसके अलावा यह मॉडल जो है स्टार्क, ठीक है, स्टार इफेक्ट की भी व्याख्या करने में पूरी तरीके से गलत साबित हुआ। यानी कि देखो क्या था, जीवन में ये था कि अगर आपका जो लाइन है, जबकि एक चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में जो स्पेक्ट्रम लाइन है वो स्पेक्ट्रम लाइन जो है कई कंपोनेंट में विभाजित हो जाती है। सेम यही स्टार्क इफेक्ट में भी था कि स्टार्क इफेक्ट में देखो जैसे जीवन इफेक्ट में चुंबकीय क्षेत्र है, मैग्नेटिक फील्ड है, वैसे ही स्टार्क इफेक्ट में क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो आपका स्पेक्ट्रम लाइन है, जो बोर के द्वारा स्पेक्ट्रम लाइन बताया गया, वो कैसा बताया गया था, वह कंटिन्यूअस बताया गया था, यानी कि सतत रेंज का प्राप्त होगा। लेकिन जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट में ये बोला गया कि अगर उसमें बीच में अगर चुंबकीय क्षेत्र आ जाए या फिर उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाए तो वो क्या होगा, जो स्पेक्ट्रम है वह कई कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगा। यानी कि जो स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होगा वह इस प्रकार से सतत ना प्राप्त होकर के, कंटिन्यूअस प्राप्त ना होकर के हमें कैसा प्राप्त होगा, हमें जो है इस प्रकार से डिस्क्रीट जो है प्राप्त होगा। कैसा प्राप्त होगा, डिस्क्रीट। ये कॉन्टिन्यूअस है, ये कॉन्टिन्यूअस लाइन, ठीक है, और ये कैसा है, डिस्क्रीट। ये कैसा है, डिस्क्रीट यानी कि असतत। इसे बोलते हैं असतत और इसे बोलते हैं सतत। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कुछ प्रमुख जो है बोर के मॉडल के क्या है, आपको वैसे ये डीमेरिट्स हैं, ये चीज आपको जो है यहाँ पे ध्यान में रखना है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका बोर के परमाणु मॉडल पर आधारित हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या। इस वाले टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। एक्चुअली आधा घंटा हो गया, ठीक है, और मुझे लगता है कि आज के लिए इतना इनफ है। और हालांकि मैं रिकॉर्ड कर रहा था वीडियो, रिकॉर्ड करते करते एक्चुअली ऐसा हुआ कि मेरा लैपटॉप जो है ऑफ हो गया और मैं लगभग 20-25 मिनट से ऐसे ही कैमरे से बातें कर रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड हो ही नहीं रहा क्योंकि लैपटॉप बंद पड़ा था। ठीक है, इसलिए टाइम काफी ज्यादा हो गया है, तो आज की क्लास में इतना ही रखेंगे। और बाकी का जो टॉपिक आपके 2 टॉपिक रह गए, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एंड सर्टेनिटी प्रिंसिपल, इस वाले टॉपिक को हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। आई होप हमारी बात को समझेंगे आप। अगर आपको बोर का एटॉमिक थ्योरी और इसके साथ साथ आपको जो है इसके डीमेरिट्स अगर आपको समझ में आए हो तो वीडियो को ज्यादा लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर भी करो यार। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करो। अगर वीडियो कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताया करो। ऐसा होता है कि कभी सारे बच्चे ऐसे होते हैं वीडियो को देख करके निकल जाते हैं, ऐसा नहीं करना है। वीडियो कैसा लगा हो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हमारी मोटिवेशन के लिए बता सकते हैं, हाँ सर वीडियो अच्छा लगा। अगर ऐसा करते हैं आप तो मैं आपको जल्दी जल्दी वीडियो प्रोवाइड करके दूंगा। हालांकि मेहनत मैं आपका पीछे करता रहता हूँ क्योंकि कंटेंट बनाने में काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो मैं आपको वीडियो जल्दी जल्दी आपको प्रोवाइड करते रहूंगा। आप हमारे साथ सपोर्ट करिए, मोटिवेट करते रहिए टीचर को। बाकी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।